आज हम देखने वाले हैं एडिस्यूस की कहानी। अगर आपने 2004 की ट्रॉय मूवी देखी होगी, तो ये स्टोरी उसी के बाद से शुरू होती है। लेकिन अगर नहीं देखी, तो मैं आपको थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ। कुछ साल पहले मेनेलेस की वाइफ हेलन ट्रॉय के प्रिंस के साथ भाग जाती है। इसके बाद मेनेलेयस और उसका भाई एगामेम्नॉन अपनी पूरी ग्रीक आर्मी लेकर ट्रॉय पहुंच जाते हैं। लेकिन ट्रॉय का सिटी इतना मजबूत होता है कि पूरे 10 साल तक लड़ाई करने के बाद भी वो उसके अंदर नहीं घुस पाते। तभी एडिस्यूस एक ऐसा प्लान देता है जिसने पूरी वॉर का रिजल्ट बदल दिया। वो ग्रीक से कहता है कि हम ट्रॉय को एक जाइंट ट्रोजन हॉर्स गिफ्ट करेंगे और दिखाएंगे कि हमने वॉर छोड़ दी है। बीच पर सिर्फ एक सोल्जर रुकता है जिसका नाम साइनन होता है। कुछ देर बाद ट्रॉय के सोल्जर्स वहां आते हैं और साइनन को पकड़ लेते हैं। तब साइनन उनसे कहता है कि ग्रीक्स ये हॉर्स शांति के सिंबल के तौर पर छोड़कर चले गए हैं। ट्रॉय वाले उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं और उस हॉर्स को अपने सिटी के अंदर ले आते हैं। लेकिन दोस्तों, उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता होता कि उस ट्रोजन हॉर्स के अंदर ओडेसियस और उसके सबसे खतरनाक सोल्जर्स छिपे हुए हैं। रात होते ही वो सभी हॉर्स के अंदर से बाहर निकलते हैं, ट्रॉय का मेन गेट खोल देते हैं और बाहर खड़ी पूरी ग्रीक आर्मी शहर के अंदर घुस जाती है। इसके बाद ट्रॉय हमेशा के लिए ग्रीक्स के कब्जे में आ जाता है। और दोस्तों, हमारी असली कहानी यहीं से शुरू होती है कि ट्रॉय जीतने के बाद ओडेसियस अपने लोगों के साथ घर आखिर कैसे पहुंचता है। तो स्टोरी शुरू होती है इथिक से, जहां पिछले 3 साल से कई सारे गेस्ट महल में ही रह रहे होते हैं। वो रोज इथिक का खाना खाते हैं, शराब पीते हैं और धीरे धीरे पूरे किंगडम की रिसोर्सेज खत्म करते जा रहे होते हैं। उसी समय एक स्टोरी टेलर उन सभी गेस्ट्स को ओडेसियस की कहानी सुना रहा होता है कि कैसे उसने ट्रॉय को हराया था। तभी वहां पेनेलोपी आती है और कहती है, बस करो, हर रोज यही कहानी सुनाते रहते हो। तभी ओडेसियस का बेटा टेलेमाकस अपनी माँ के पास आता है और कहता है, मैं ये कहानी इसलिए रोज सुनवाता हूँ ताकि ये लोग कभी ना भूलें कि मेरे फादर अभी भी जिंदा हैं और एक दिन जरूर वापस आएंगे। लेकिन पेनेलोपी उदास होकर कहती है, कहाँ हैं तुम्हारे फादर? वॉर खत्म हुए भी 1 साल हो चुके हैं। अगर उन्हें वापस आना होता तो अब तक आ चुके होते। फिर वो बताती है कि महल में रहने वाले ये सभी गेस्ट उससे शादी करने आए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ओडेसियस अब कभी वापस नहीं आएगा। तभी पॉलीबस नाम का एक गेस्ट वहां बदतमीजी करने लगता है। टेलेमाकस आगे बढ़कर उसे शांत कराने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एंटेनस नाम का एक और आदमी वहां आता है और टेलेमाकस से बहस करते हुए कहता है, ओडेसियस कभी वापस नहीं आएगा। जब वो वॉर पर गया था, तब तुम सिर्फ एक छोटे बच्चे थे। फिर एंटेनस कहता है, मैंने तुम्हारे फादर को अपनी आंखों से देखा है। जब मैं छोटा था, तब वो हम बच्चों के साथ हंटिंग पर जाया करते थे। उनके साथ हमेशा एक डॉग रहता था जिसका नाम आर्गोस था। इसके बाद सीन कट होता है। एक ट्रैवलर महल में आता है जो पेनेलोपी से ओडेसियस के बारे में बात करना चाहता है। उसके पास कोई पक्की खबर तो नहीं होती, लेकिन वो टेलेमाकस से कहता है, अगर तुम्हें अपने फादर के बारे में सच जानना है तो स्पार्टा जाओ। वहां किंग मेनेलियस रहता है, वही मेनेलियस जिसकी वाइफ हेलन ट्रॉय के प्रिंस के साथ भाग गई थी और जिसे वापस लाने में ओडेसियस ने उसकी मदद की थी। शायद उसे तुम्हारे फादर के बारे में कुछ पता हो। बस यही बात टेलेमुकस के दिमाग में बैठ जाती है और वो स्पार्टा जाने का फैसला कर लेता है। इसके बाद सीन कट होता है, जहां टेलेमुकस अपने मेंटोर के साथ स्वॉर्ड फाइट की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहीं यूमियस भी होता है जो ओडेसियस का सबसे भरोसेमंद दोस्त है। उसकी आंखों की रोशनी लगभग जा चुकी होती है। प्रैक्टिस के बाद यूमियस टेलेमाकस को आर्गोस की एक पुरानी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि जब आर्गोस बहुत छोटा पपी था, तब ओडेसियस उसे अपने साथ घर लेकर आया था। तभी से दोनों के बीच बहुत गहरी दोस्ती बन गई थी। इसके बाद टेलेमाकस अपनी माँ पेनेलोपी के कमरे में जाता है। वहां वो देखता है कि पेनेलोपी लगातार अपने एंसेस्टर्स के लिए एक क्लॉथ सिल रही होती है। टेलेमाकस पूछता है, आप ये कपड़ा कब से सिल रही हैं? पेनेलोपी कहती है, जिस दिन ये क्लॉथ पूरा सिल जाएगा, उसी दिन मैं दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। टेलेमाकस अपनी मॉम से पूछता है, आखिर ये सब लोग आपसे शादी क्यों करना चाहते हैं? तब पेनेलोपी बताती है कि एल्डर्स का मानना है कि फ्यूचर में एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, जिसे लोग सी पीपल कहते हैं। इसलिए इथक को जितनी जल्दी हो सके एक नए किंग की जरूरत है, क्योंकि फिलहाल यहाँ कोई राजा नहीं है। इसके बाद पेनेलोपी टेलेमाकस को वो आखिरी रात याद दिलाती है जब ओडेसियस ट्रॉय की वॉर के लिए निकलने वाला था। ओडेसियस ने उससे प्रॉमिस किया था, अगर मैं कभी वापस ना आऊं तो तुम किसी और से शादी कर लेना। लेकिन पेनेलोपी ने उस वक्त साफ मना कर दिया था।
उसने एडिस्यूस से कहा था, चलो हम दोनों कहीं दूर भाग जाते हैं। लेकिन ओडेसियस ने जवाब दिया, अगर हम भाग गए तो वो लोग हमारा बेटा हमसे छीन लेंगे। फिर ओडेसियस उसे बताता है कि कई साल पहले उसने गॉड से अपनी मनचाही चीज पाने के लिए अपनी ही बेटी की सैक्रिफाइस भी दी थी। जाते जाते पेनेलोपी उसे गॉडेस अथीना की एक छोटी सी स्टैचू देती है और कहती है, इसे हमेशा अपने साथ रखना, ये तुम्हें सही सलामत घर वापस लेकर आएगी। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। टेलेमाकस अपनी मॉम से कहता है, अगर इथका को एक किंग की जरूरत है तो मैं बनूंगा। लेकिन पेनेलोपी मुस्कुराकर कहती है, अभी तुम बहुत छोटे हो। इसके बाद वो अंदर जाकर ओडेसियस की लेजेंडरी बो लेकर आती है और टेलेमाकस से कहती है, अगर तुम सच में किंग बनना चाहते हो तो सबसे पहले इस बो पर बोस्ट्रिंग चढ़ाकर दिखाओ। लेकिन टेलेमाकस लाख कोशिश करने के बाद भी उस बो पर स्ट्रिंग नहीं चढ़ा पाता। तब पेनेलोपी कहती है, तुम्हारे फादर ने इसी बो से एक बार लगातार रखी हुई 12 एक्सेस के बीच से एरो निकालकर टारगेट हिट किया था। ये सुनकर टेलेमाकस उदास होकर कहता है, एगामेम्नॉन और मेनेलियस दोनों वॉर से वापस आ गए, लेकिन मेरे फादर कहाँ हैं? पेनेलोपी धीरे से कहती है, शायद वो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन टेलेमाकस मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है, मैं खुद स्पार्टा जाकर मेनेलियस से पूछूंगा कि आखिर मेरे फादर के साथ क्या हुआ। पेनेलोपी उसे रोकते हुए कहती है, अगर तुम इस कासल से बाहर गए तो यहाँ मौजूद ये गैस तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बाद रात का सीन आता है। सभी गेस्ट्स फिर से शराब पी रहे होते हैं और जमकर खाना खा रहे होते हैं। वहीं नीचे टेबल के पास ओडेसियस का बूढ़ा डॉग आर्गोस बैठा होता है। तभी पॉलीबस उसे परेशान करने लगता है। ये देखकर यूमियस बीच में आ जाता है और पॉलीबस को रोकता है। लेकिन पॉलीबस गुस्से में यूमियस के मुंह पर जोरदार पंच मार देता है। ये देखकर टेलीमकस का गुस्सा फूट पड़ता है। वो तुरंत तलवार निकालकर पॉलीबस पर हमला कर देता है, लेकिन पॉलीबस आसानी से उसे नीचे गिरा देता है। तभी एंटिनस वहां आ जाता है और दोनों के बीच की लड़ाई शांत करा देता है। दूर खड़ी पेनेलोपी ये सब देख रही होती है और ऐसा लग रहा होता है जैसे एंटिनोस जानबूझकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हो। इसके बाद एंटिनोस आर्गोस को उठाकर कासल के बाहर छोड़ देता है और कहता है, ये अब बहुत बूढ़ा हो चुका है, बाहर ही मर जाएगा। अगले दिन टेलीमाकस अपने मेंटोर और कुछ सोल्जर्स के साथ स्पार्टा के लिए निकल पड़ता है ताकि मेनेलियस से अपने फादर की खबर ले सके। इसके बाद कहानी दूसरी जगह शिफ्ट होती है। पहली बार हमें ओडेसियस दिखाई देता है, जो बिल्कुल अकेला एक सुनसान आइलैंड पर बैठा होता है। तभी उसके पास अथीना आती है और पूछती है, क्या तुम्हें अभी भी वही सपने आते हैं? ओडेसियस कहता है, हाँ, मुझे आज भी वॉर और अपने डूबते हुए सोल्जर्स के नाइटमेयर्स आते हैं। यही हमें पता चलता है कि अथीना असल में वहां मौजूद नहीं होती, बल्कि वो सिर्फ ओडेसियस के दिमाग में दिखाई देने वाला एक इल्यूजन होती है, जिससे वो बातें करता रहता है। तभी हमें कलिप्सो दिखाई देती है। ओडेसियस और कलिप्सो कई सालों से उसी आइलैंड पर रह रहे होते हैं, लेकिन ओडेसियस को ये तक याद नहीं रहता कि वो इस आइलैंड पर आया कैसे था। रात को दोनों साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी कलिप्सो उससे पूछती है, क्या तुम्हें ट्रॉय की बैटल के बाद कुछ याद है? बस यहीं से कहानी फिर फ्लैशबैक में चली जाती है। ओडेसियस बताता है, वॉर खत्म हो चुकी थी। एगमेम्नॉन और मेनेलियस अपने अपने किंगडम के लिए निकल चुके थे। मैं भी अपने सोल्जर्स के साथ घर लौटने वाला था। इसके बाद ओडेसियस अपने सभी सोल्जर्स से कहता है, दोस्तों, हम पिछले 10 साल से इस बीच पर लड़ रहे थे। अब वक्त आ गया है कि हम अपने घर वापस चलें। इसके बाद वो अपनी 3 बोट्स में बैठकर घर की तरफ सफर शुरू कर देते हैं। अगले दिन खाने और पानी की तलाश में उन्हें एक आइलैंड दिखाई देता है। सभी वहां उतरते हैं, लेकिन हैरान रह जाते हैं क्योंकि पूरे विलेज के लोग अपने घर छोड़कर भाग चुके होते हैं। ओडेसियस वहां मौजूद एक आदमी से पूछता है, हमारे आते ही सब लोग कहाँ चले गए? वो आदमी डरते हुए कहता है, हमें लगा आप लोग सी पीपल हो। दोस्तों, उस समय सी पीपल को लोग किसी मॉन्स्टर से कम नहीं मानते थे और उनके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थी। इसके बाद ओडेसियस और उसके सोल्जर्स वहां से खाने पीने का सामान लेकर वापस अपनी बोट्स में रख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद उनका सारा राशन फिर खत्म हो जाता है। अगले दिन उन्हें एक और आइलैंड दिखाई देता है। सभी बहुत खुश हो जाते हैं और जैसे ही आइलैंड पर उतरते हैं, उन्हें एक शीप दिखाई देती है। तभी ओडेसियस कहता है, इसे अभी मत पकड़ो। जहां एक शीप होती है, वहां पूरा झुंड भी होता है। बस फिर क्या था, सभी उस शीप का पीछा करने लगते हैं।
पीछा करते करते वो शीप एक बड़ी सी केव के अंदर चली जाती है और उसके पीछे पीछे सारे सोल्जर्स भी अंदर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं कि केव के अंदर खाने पीने का बहुत सारा सामान रखा हुआ है। तभी एडिस्यूस कहता है, पहले इस जगह के मालिक के आने का इंतजार करते हैं, फिर उसी से खाना मांगेंगे। लेकिन तभी दोस्तों अचानक एक बहुत बड़ा, एक आंख वाला मॉन्स्टर केव के अंदर आ जाता है। आते ही वो एक विशाल पत्थर से केव का दरवाजा बंद कर देता है। ये देखकर सभी सोल्जर्स बुरी तरह डर जाते हैं। अगले ही पल वो मॉन्स्टर उनमें से कुछ सोल्जर्स को पकड़कर जिंदा ही खा जाता है और उसके बाद आराम से सो जाता है। ओडेस्यूस अपने सोल्जर्स से कहता है, यही सही मौका है इस मॉन्स्टर पर हमला करने का। लेकिन अगले ही पल वो सबको रोक देता है और कहता है, रुको, अगर हमने इसे अभी मार दिया तो इस केव के बाहर वाला इतना बड़ा पत्थर कौन हटाएगा। इसलिए सभी अगले दिन का इंतजार करने लगते हैं। अगली सुबह मॉन्स्टर अपनी शीप को चराने के लिए केव का दरवाजा खोलता है। मौका देखते ही कुछ सोल्जर्स उसके पीछे पीछे बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन तभी मॉन्स्टर उन्हें देख लेता है और वापस दरवाजा बंद करने दौड़ता है। ओडेस्यूस तो बाहर निकल चुका होता है, लेकिन अपने सोल्जर्स को अंदर फंसा देखकर वो खुद दोबारा केव के अंदर वापस चला जाता है। वहीं कुछ सोल्जर्स जो पहले ही बाहर निकल चुके थे, वो सीधे शिप्स की तरफ भाग जाते हैं। इसके बाद ओडेस्यूस अपने बाकी सोल्जर्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। रात को मॉन्स्टर वापस आता है, कुछ लोगों को खाकर फिर से सो जाता है। जैसे ही वो गहरी नींद में जाता है, सभी सोल्जर्स मिलकर उसके इकलौते आंख पर हमला कर देते हैं। दर्द से मॉन्स्टर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसी दौरान वो बार बार पोसाइडन गॉड का नाम लेने लगता है। ये देखकर सभी सोल्जर्स भी हैरान हो जाते हैं कि ये मॉन्स्टर गॉड्स का नाम भी ले सकता है। कुछ देर बाद सुबह होती है और मॉन्स्टर अपनी शीप को बाहर निकालने के लिए फिर से केव का दरवाजा खोलता है। इस बार सभी सोल्जर्स चुपके से शीप के झुंड के साथ साथ बाहर निकल जाते हैं और मॉन्स्टर को पता भी नहीं चलता। लेकिन जैसे ही उसे एहसास होता है कि सभी भाग चुके हैं, वो उनके पीछे केव से बाहर निकल आता है। वो उनका पीछा करते करते सीधे समुद्र किनारे तक पहुंच जाता है। वहां वो कुछ सोल्जर्स को पानी में ही पकड़कर मार देता है, लेकिन बाकी लोग किसी तरह अपनी शिप्स में बैठकर वहां से भाग निकलते हैं। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। ओडेस्यूस कलिप्सो से पूछता है, मेरे बाकी सोल्जर्स कहाँ हैं? मैं इस आइलैंड पर अकेला नहीं आया था। लेकिन कलिप्सो कहती है, जब मैंने तुम्हें पाया था तब तुम बीच पर बिल्कुल अकेले पड़े थे, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं था। इसके बाद कहानी फिर टेलेमुकस की तरफ शिफ्ट होती है। वो स्पार्ट पहुंच चुका होता है और किंग मेनेलेस से अपने फादर के बारे में पूछना चाहता है। उसी समय मेनेलेस अपनी डॉटर की वेडिंग सेलिब्रेट कर रहा होता है। वो टेलेमाकस का स्वागत करता है और उसे अपने साथ डिनर टेबल पर बैठने के लिए कहता है। वहीं वो उसकी मुलाकात हेलन से भी करवाता है। दोस्तों, ये वही हेलन है जिसकी वजह से ट्रॉय की पूरी वॉर शुरू हुई थी। यही ट्रॉय के प्रिंस के साथ भाग गई थी। अब वो वापस मेनेलेस के साथ रह रही होती है और उनकी एक बेटी भी होती है। हेलन खुद कहती है, मैं वही औरत हूँ जिसकी वजह से 1000 शिप्स ट्रॉय की तरफ गए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 500 ही वापस लौट पाए। इसके बाद मेनेलियस ओडेस्यूस की जमकर तारीफ करता है और कहता है, अगर ओडेस्यूस नहीं होता तो हम कभी ट्रॉय नहीं जीत पाते। फिर वो टेलीमाकस से कहता है, तुमने ट्रोजन हॉर्स की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन आज मैं तुम्हें वो कहानी अंदर बैठे हुए सोल्जर की नज़र से सुनाता हूँ, क्योंकि मैं खुद तुम्हारे फादर के साथ उसी हॉर्स के अंदर था। मेनेलियस बताता है कि कई घंटों तक वो सभी उस हॉर्स के अंदर छिपे रहे। हॉर्स समुद्र किनारे रखा था और इतने लंबे समय तक बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। यहाँ तक कि वॉशरूम तक का काम भी उन्हें उसी हॉर्स के अंदर करना पड़ा। लेकिन जैसे ही ट्रॉय वालों ने उस हॉर्स को अपने शहर के अंदर पहुंचाया, रात होते ही ओडेस्यूस ने सिग्नल दिया। फिर सभी हॉर्स के अंदर से बाहर निकले और सबसे पहले ट्रॉय का वो अनब्रेकेबल गेट खोल दिया। गेट खुलते ही एगमेम्नॉन के साथ पूरी ग्रीक आर्मी शहर के अंदर घुस गई और आखिरकार ट्रॉय की वॉर जीत ली गई। इसके बाद कहानी फिर प्रेजेंट में वापस आ जाती है। कलिप्सो ओडेस्यूस से पूछती है, इस आइलैंड पर आने से पहले तुम्हें और क्या याद है? तब ओडेस्यूस फिर से अपना पास्ट याद करने लगता है। वो बताता है कि ट्रॉय छोड़ने के बाद उसके सोल्जर्स कई दिनों से भूखे थे। तभी उन्हें एक और आइलैंड दिखाई देता है और सभी खाने की तलाश में वहां उतरते हैं। वहां उन्हें दूर एक इंसान जैसा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचते हैं, पता चलता है कि वो इंसान नहीं, बल्कि इंसान जितनी हाइट का एक बच्चा है। ये देखकर यूरिलकस मजाक में कहता है,
अगर इनका बच्चा इतना बड़ा है तो सोचो इसके पेरेंट्स कितने बड़े होंगे। फिर यूरिलकस उस बच्चे से कहता है, डरो मत, हमें सिर्फ खाना और पानी चाहिए। लेकिन वो बच्चा जोर से चीखता है और भाग जाता है। अगले ही पल उसके लोग वहां पहुंच जाते हैं। वो सभी इंसानों से कई गुना लंबे होते हैं, भारी आर्मर पहने हुए होते हैं और आते ही एडिस्यूस के सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं। एडिस्यूस जोर से चिल्लाता है, सब लोग भागो। लेकिन तब तक काफी सोल्जर्स मारे जा चुके होते हैं। वो जायंट लोग उनकी दो शिप्स भी तोड़ देते हैं। अब ओडेस्यूस के पास सिर्फ एक शिप और कुछ ही सोल्जर्स बचे होते हैं। ऊपर से सभी कई दिनों से भूखे भी होते हैं। तब ओडेस्यूस कहता है, आइलैंड के दूसरे साइड चलते हैं। अगर हमें खाना नहीं मिला तो हम भूख से ही मर जाएंगे। लेकिन अब उसके सोल्जर्स का उस पर से भरोसा उठने लगा होता है। उन्हें लगने लगता है कि ओडेस्यूस की वजह से ही वो बार बार मुसीबत में फंस रहे हैं। फिर सभी आइलैंड के दूसरी तरफ पहुंचते हैं, जहां उन्हें पहाड़ के ऊपर एक अकेला हाउस दिखाई देता है। यूरिलकस ओडेस्यूस से कहता है, तुम यहीं रुको, हम खाना लेकर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओडेस्यूस फैसला करता है कि वो अपने बो से आसपास के जानवरों का शिकार करेगा। यूरिलकस और बाकी सोल्जर्स हाउस की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें लायन, टाइगर और कई अजीब अजीब जानवर दिखाई देते हैं। सभी हैरान हो जाते हैं कि एक ही जगह पर इतनी अलग अलग प्रजातियों के एनिमल्स आखिर कैसे रह रहे हैं। आखिरकार वो हाउस तक पहुंचते हैं। वहां एक लेडी उन्हें देखकर डर जाती है। यूरिलकस कहता है, डरो मत, हमें सिर्फ थोड़ा खाना और पानी चाहिए। तब वो औरत उन्हें अंदर बुलाती है और मीट खिलाती है। सभी सोल्जर्स इतने भूखे होते हैं कि बिना सोचे समझे खाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ ओडेस्यूस एक डियर का शिकार कर देता है। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है, वो देखकर दंग रह जाता है कि वहां डियर नहीं बल्कि एक इंसान की डेड बॉडी पड़ी होती है। ये देखकर ओडेस्यूस तुरंत अपने सोल्जर्स के पीछे उस हाउस की तरफ भागता है। वहां पहुंचकर वो औरत असल में एक विच है। उसने यूरिलकस और बाकी सभी सोल्जर्स को पिग्स में बदल दिया होता है। तभी ओडेस्यूस अंदर पहुंचता है और पूछता है, क्या मेरे आदमी यहाँ आए थे? विच मुस्कुराकर कहती है, यहाँ कोई नहीं आया, तुम अंदर आओ, क्या तुम्हें भूख लगी है? ओडेस्यूस अंदर चला जाता है। विच उसे एक पिग को मारने के लिए कहती है, लेकिन वो पिग वहां से भाग जाता है। तब ओडेस्यूस कहता है, मुझे बस वो बना हुआ सूप दे दो। जैसे ही वो सूप पीने वाला होता है, उसकी नजर पास रखी प्लेट में यूरिलिकस की रिंग पर पड़ती है। बस उसी पल उसे समझ आ जाता है कि उसके सोल्जर्स यहीं आए थे। तभी विच चाकू लेकर ओडेस्यूस पर हमला करने दौड़ती है। लेकिन उससे पहले ही ओडेस्यूस पास में पिंजरे में बंद एक क्रो की गर्दन पकड़ लेता है। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि ये क्रो इस विच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विच तुरंत कहती है, उस क्रो को छोड़ दो, मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगी। फिर वो ओडेस्यूस को बताती है कि वो खुद को प्रोटेक्ट क्यों करती है। वो कहती है, तुम जैसे सोल्जर्स जहां भी जाते हो वहां के विलेजेस जला देते हो, लोगों को मार देते हो और सब कुछ बर्बाद कर देते हो, इसलिए मुझे अपनी रक्षा करनी पड़ती है। इसके बाद वो एक और बड़ा राज बताती है। वो क्रो असल में उसकी अपनी बहन होती है। दोनों के बीच सालों पहले लड़ाई हो गई थी, इसलिए गुस्से में आकर उसने अपनी ही बहन को क्रो बना दिया था। ये सब सुनने के बाद ओडेस्यूस उसे छोड़ देता है। फिर विच भी अपने वादे के मुताबिक यूरिलिकस और बाकी सभी सोल्जर्स को वापस इंसान बना देती है और कहती है, अब यहाँ से चले जाओ। जैसे ही यूरिलिकस वापस इंसान बनता है, वो गुस्से में कहता है, हमें इस विच को अभी मार देना चाहिए। लेकिन ओडेस्यूस उसे रोकते हुए कहता है, नहीं, इसकी कोई गलती नहीं है, इसने सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश की थी। इसके बाद ओडेस्यूस विच से पूछता है, क्या तुम हमें हमारे घर जाने का रास्ता बता सकती हो? तब विच कहती है, अगर तुम्हें सच में अपने घर पहुंचना है तो सबसे पहले तुम्हें हेडीज जाना होगा। वहीं एक ब्लाइंड प्रॉफिट रहता है जिसका नाम टेरीजस है। वही तुम्हें सही रास्ता बताएगा, लेकिन उसे बुलाने के लिए तुम्हें 2 शीप की सैक्रिफाइस देनी होगी। दोस्तों, हेडीज यानी पाताल लोक, जहां अंडरवर्ल्ड का राजा राज करता है। अगले ही दिन एडिस्यूस और उसके सोल्जर्स हेडीज पहुंच जाते हैं। वहां एक ऐसी जगह होती है जहां रिवर ऑफ आइस और रिवर ऑफ फायर आपस में मिलती हैं। वहीं जाकर वो दोनों शीप की सैक्रिफाइस देते हैं। जैसे ही सैक्रिफाइस पूरी होती है, जमीन के अंदर से धीरे धीरे कई मरे हुए सोल्जर्स बाहर आने लगते हैं। ये वही लोग होते हैं जो ट्रॉय की वॉर में ओडेस्यूस के साथ लड़े थे और वहीं मारे गए थे। सबसे पहले साइनन उनके सामने आता है। दोस्तों, यही वही साइनन है जो शुरुआत में ट्रोजन हॉर्स की रखवाली कर रहा था।
साइनन ओडेस्यूस से कहता है, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम सब उस ट्रोजन हॉर्स के अंदर छिपे हुए थे। तब ओडेस्यूस कहता है, मैं चाहता था कि तुम पूरी ईमानदारी से एक्टिंग करो, ताकि ट्रॉय वालों को सच में लगे कि हम ग्रीस वापस चले गए हैं। इसके बाद कहानी थोड़ी देर के लिए फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं कि ट्रॉय की वॉर शुरू होने से पहले सोल्जर्स चुनने के लिए लॉटरी निकाली जा रही होती है। उसी लॉटरी में एंटेनोस का नाम निकलता है। लेकिन उस वक्त एंटेनोस बहुत छोटा और बेहद डरपोक होता है। वो अपना मेटल टोकन साइनन को दे देता है और कहता है, तुम मेरी जगह चले जाओ। साइनन एक गरीब परिवार से होती है, इसलिए मजबूरी में उसकी बात मान लेती है। ओडेस्यूस भी ये सब देख रहा होता है, लेकिन उसे वॉर के लिए सोल्जर्स चाहिए होते हैं, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता। यही हमें समझ आता है कि एंटेनस शुरू से ही कितना काउर्ड था। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। साइनन अपना वही लॉटरी वाला मेटल ओडेस्यूस को देते हुए कहता है, जब तुम इथिका वापस जाओ तो ये एंटेनोस को देना और कहना कि साइनन ने भेजा है। इसके बाद अगला मरा हुआ सोल्जर सामने आता है और उसे देखकर ओडेस्यूस पूरी तरह हैरान रह जाता है। वो एगमेम्नॉन होता है। ओडेस्यूस सोचता है कि शायद एगमेम्नॉन भी उसकी तरह कभी घर नहीं पहुंच पाया, लेकिन एगमेम्नॉन कहता है, नहीं, मैं अपने घर पहुंच गया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद मेरी अपनी वाइफ ने ही मेरा मर्डर कर दिया। दोस्तों, जब एगमेम्नॉन ट्रॉय की वॉर के लिए निकला था, तब उसने गॉड्स को खुश करने के लिए अपनी ही बेटी की सैक्रिफाइस दी थी। उसकी वाइफ इस बात को कभी माफ नहीं कर पाई और जैसे ही एगमेम्नॉन वापस लौटा, उसने मौका मिलते ही उसे मार डाला। फिर एगमेम्नॉन ओडेस्यूस से कहता है, जब तुम अपने घर जाओ तो अपनी असली पहचान छुपाकर जाना। पहले देखना कि तुम्हारे इथक में आखिर चल क्या रहा है। तभी आखिरकार ब्लाइंड प्रॉफिट टिरीजस उनके सामने आता है। वो कहता है, मेरी बातें सिर्फ ओडेस्यूस के लिए हैं। ये सुनकर बाकी सोल्जर्स थोड़ा दूर चले जाते हैं। तब टिरीजस कहता है, यहां से निकलने के बाद साउथ की तरफ तुम्हें साइरन्स मिलेंगी। उनसे बचना है तो अपने कानों में वैक्स भर लेना, वरना उनकी आवाज सुनते ही तुम अपनी मौत की तरफ खुद चल पड़ोगे। फिर वो आगे कहता है, तुम्हारे रास्ते में एक भयानक वर्लपूल भी आएगा। उसके पास दो रास्ते होंगे, पहला सीधा वर्लपूल के बीच से और दूसरा माउंटेन्स के अंदर से। अगर वर्लपूल में गए तो तुम सब मर जाओगे, लेकिन अगर माउंटेन्स वाला रास्ता चुना तो सिर्फ कुछ सोल्जर्स की जान जाएगी। ये सुनने के बाद ओडेस्यूस और उसके सोल्जर्स तुरंत हेडीज से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे कई अनडेड सोल्जर्स पड़ जाते हैं और सभी अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। इसके बाद कहानी फिर इथक लौट आती है। एंटेनोस पेनेलोपी के पास आता है और कहता है, मुझे सब पता है, तुम जो ये कपड़ा सिल रही हो, एल्डर्स ने कहा था कि ये तुम्हारे ग्रैंडफादर के लिए है, लेकिन तुम हर रात इसे फिर से खोल देती हो ताकि ये कभी पूरा ही ना हो। ये सुनकर पेनेलोपी समझ जाती है कि महल की कोई मेड एंटेनोस को सारी बातें बता रही है। इसके बाद एंटेनोस और पॉलीबस मिलकर टेलेमकस को मारने का प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं, स्पार्ट से लौटने के बाद टेलेमकस एक टेम्पल में प्रेयर करने जरूर जाएगा और हम वहीं उसका काम तमाम कर देंगे। इसके बाद कहानी फिर ओडेस्यूस की तरफ लौटती है। अगले दिन वो और उसके सोल्जर साइरन्स के आइलैंड पर पहुंचते हैं। टिरीजस की बात याद रखते हुए सभी अपने कानों में वैक्स भर लेते हैं ताकि साइरन्स की आवाज सुनाई ना दे। लेकिन ओडेस्यूस खुद उनकी आवाज सुनना चाहता था, इसलिए वो अपने आप को शिप के मास से रस्सियों से बंधवा देता है। जैसे ही उनकी शिप साइरन्स के पास पहुंचती है, ओडेस्यूस उनकी आवाज सुनकर जोर जोर से रोने लगता है। तभी एक सोल्जर से रहा नहीं जाता। वो अपने कान से ईयरवैक्स निकाल देता है और जैसे ही साइरन्स की आवाज सुनता है, वो पूरी तरह उसके जादू में आ जाता है। अगले ही पल वो बोट से जंप मार देता है और साइरन्स की तरफ तैरने लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ देर बाद जब उनकी बोट साइरन्स के आइलैंड से काफी दूर निकल जाती है, तब ओडेस्यूस को होश आता है। वो कहता है, उनका सॉन्ग ऐसा था जैसे वो मेरी पूरी जिंदगी के सारे फेलियर्स मुझे याद दिला रहा हो। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मुझे अपने घर भी नहीं जाना चाहिए। इसके बाद उनकी बोट आगे बढ़ते बढ़ते उस खतरनाक व्हर्लपूल के पास पहुंच जाती है। ओडेस्यूस कहता है, व्हर्लपूल के बिल्कुल साइड से निकलते हैं, शायद हम बच जाएंगे। लेकिन यूरिलकस उसकी बात नहीं मानता और कहता है, नहीं, हम माउंटेन्स वाले रास्ते से जाएंगे। जैसे ही सभी माउंटेन्स के अंदर वाले रास्ते में घुसते हैं, तभी अचानक एक विशाल स्टोन मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। देखते ही देखते वो 6 सोल्जर्स को जिंदा खा जाता है। ये देखकर यूरिलकस गुस्से में ओडेस्यूस से कहता है,
तुम्हें पहले से पता था ना कि यहाँ क्या होने वाला है? फिर तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तब ओडेस्यूस मजबूरी में कहता है, अगर हम व्हर्लपूल में जाते, तो हम सब मर जाते। इसलिए मुझे कुछ सोल्जर्स की सैक्रिफाइस देनी पड़ी। किसी तरह वहां से बचकर सभी आगे बढ़ते हैं और कुछ समय बाद एक नए आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। काफी दिनों से वो लोग समुद्र में भटक रहे होते हैं और उनका सारा खाना भी खत्म हो चुका होता है। तब ओडेस्यूस सबको याद दिलाता है, टिरीजस ने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी। ये सन गॉड का आइलैंड है। यहाँ के किसी भी जानवर को मारकर मत खाना, वरना सन गॉड हमसे नाराज हो जाएंगे। यूरिलकस कहता है, चिंता मत करो, हम सिर्फ अपना बचा हुआ खाना खाएंगे और कुछ फ्रूट से काम चला लेंगे। सभी उससे वादा करते हैं और आइलैंड पर रुक जाते हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद वहां इतनी तेज हवा चलने लगती है कि वो अपनी बोट को वापस समुद्र में भी नहीं उतार पाते। मजबूरी में उन्हें वहीं रुकना पड़ता है। धीरे धीरे उनका सारा खाना खत्म होने लगता है। आइलैंड पर ढेर सारी काउस घूम रही होती हैं, लेकिन उन्हें मारना सख्त मना होता है। एक रात ओडेस्यूस की अचानक आंख खुलती है। उसे अंधेरे में किसी की परछाई दिखाई देती है। वो चुपचाप उसका पीछा करता है और देखकर हैरान रह जाता है कि यूरिलकस और बाकी सोल्जर्स मिलकर एक काऊ को मार चुके होते हैं और उसका मांस खा रहे होते हैं। यानी उन्होंने ओडेस्यूस से किया हुआ अपना वादा तोड़ दिया होता है। ये देखकर ओडेस्यूस कहता है, अब सन गॉड हम सब पर जरूर गुस्सा होंगे। तभी अचानक वहां की सारी तेज हवाएं रुक जाती हैं। सभी सोचते हैं कि अब यही मौका है और तुरंत अपनी बोट को समुद्र में उतार देते हैं। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अचानक एक भयानक तूफान आ जाता है। तूफान उनकी बोट को बुरी तरह तोड़ देता है और कुछ ही देर में बोट दो हिस्सों में बन जाती है। ओडेस्यूस एक तरफ बह जाता है, जबकि यूरिलकस और बाकी सोल्जर्स दूसरी तरफ। यही हमें समझ आता है कि सन गॉड उन्हें उनके वादे को तोड़ने की सजा दे रहे हैं। अगले दिन ओडेस्यूस बेहोशी की हालत में एक आइलैंड के किनारे पड़ा मिलता है, जहां कलिप्सो उसे बचा लेती है। वहीं दूसरी तरफ यूरिलकस और बाकी सोल्जर्स का फिर कभी कोई पता नहीं चलता। यानी हम समझ सकते हैं कि सन गॉड के गुस्से की वजह से वो सभी मारे जा चुके थे। और इसी तरह ओडेस्यूस कलिप्सो के आइलैंड पर पहुंचा था। इसके बाद कहानी फिर प्रेजेंट में लौट आती है। ओडेस्यूस को अब सब कुछ याद आ चुका होता है। वो कलिप्सो से पूछता है, मैं इस आइलैंड पर कब से हूँ? कलिप्सो कहती है, पूरे 7 साल से। वो बताती है कि इन 7 सालों तक वो उसे लोटस फ्लावर खिलाती रही, ताकि उसकी पुरानी सारी यादें मिट जाएं। लेकिन इसी दौरान कलिप्सो को ओडेस्यूस से प्यार भी हो गया था। तब ओडेस्यूस कहता है, मुझे अपने घर जाना होगा। मेरी वाइफ और मेरा बेटा आज भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। दोस्तों, ओडेस्यूस को अपना घर छोड़े पूरे 20 साल हो चुके थे। 10 साल ट्रॉय की वॉर में, 3 साल घर लौटने के सफर में और 7 साल कलिप्सो के आइलैंड पर। इसके बाद ओडेस्यूस खुद एक राफ्ट बनाता है और कलिप्सो से कहता है, कृपया मुझे घर जाने में मदद करो। तब कलिप्सो कहती है, अगर तुम्हें सच में बचना है तो पोसाइडन के सामने खुद को सरेंडर कर दो। ट्रॉय में तुमने बहुत लोगों को मारा है, लेकिन जूस तुम्हें मरने नहीं देगा। ये सुनकर ओडेस्यूस को पहली बार एहसास होता है कि उसने अपनी जिंदगी में कितनी गलतियां की हैं। इसके बाद वो अपनी राफ्ट लेकर समुद्र में निकल पड़ता है। कई दिनों तक तूफानों से लड़ने के बाद वो आखिरकार एक आइलैंड के किनारे बेहोश होकर गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके पास अथीना खड़ी होती है। वो मुस्कुराकर कहती है, क्या तुम अपने होमलैंड की मिट्टी भी भूल गए? ये सुनते ही ओडेस्यूस चारों तरफ देखता है और समझ जाता है कि वो आखिरकार पूरे 20 साल बाद वापस पहुंच चुका है। सबसे पहले वो अपना चेहरा छुपाकर एक बेगर का भेष बना लेता है और अपने पुराने दोस्त यूमियस के पास जाता है। यूमियस अंधा होने की वजह से उसकी आवाज भी नहीं पहचान पाता और उसे एक आम भिखारी समझता है। वो उसे बताता है, कुछ लोग मेरी शीप चुरा कर ले गए हैं और मुझे लगता है कि वही लोग टेलेमकस को मारने दूसरे आइलैंड भी गए हैं। ओडेस्यूस उससे कहता है, मुझे बस थोड़ा खाना दे दो। इसके बाद वो सीधे उस मंदिर की तरफ निकल पड़ता है जहां उसका बेटा टेलेमकस प्रेयर करने गया होता है। वहां पहुंचते ही ओडेस्यूस पहली बार अपने बेटे को देखता है। वो अभी भी बेगर के भेष में होता है। वो टेलेमकस से कहता है, मुझे पता है ओडेस्यूस कहाँ है। ये सुनकर टेलेमकस उसे मंदिर के अंदर ले जाता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि एंटेनुअस के आदमी पहले ही मंदिर के असली प्रीस्ट को मार चुके होते हैं और उनकी जगह खुद प्रीस्ट बनकर खड़े होते हैं। वो टेलेमकस और उसके साथ आए सोल्जर्स को वाइन पीने के लिए देते हैं। जैसे ही वो वाइन पीते हैं, एक एक करके सभी मरने लगते हैं। सिर्फ टेलेमकस बचता है।
अगले ही पल नकली प्रीस्ट अपनी तलवारें निकालकर टेलेमकस को मारने आगे बढ़ते हैं। लेकिन तभी बेगर बने ओडेसियस बिजली की तरह उनके सामने आ जाता है और अकेले ही उन सभी को मार गिराता है। ये देखकर टेलेमकस पूरी तरह हैरान रह जाता है और सोचने लगता है, आखिर इस बूढ़े बेगर को इतनी जबरदस्त फाइटिंग किसने सिखाई। फिर टेलेमकस और ओडेसियस वापस तक पहुंच जाते हैं। तब ओडेसियस उससे कहता है, अभी इन गेस्ट की पार्टी ऐसे ही चलने दो, मैं पहले सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। है इसके बाद वो अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, आपको दोबारा शादी कर लेनी चाहिए ताकि ये सारे गेस्ट यहाँ से चले जाएं। फिर मुझे सिर्फ एक ही आदमी को मारना पड़ेगा। लेकिन उसकी माँ उसकी बात मानने से साफ मना कर देती है और वहां से चली जाती है। उसी रात कासल में फिर से पार्टी चल रही होती है। तभी ओडेसियस यूमिस के साथ पैगर बनकर अंदर आता है। जैसे ही वो अंदर कदम रखता है, उसकी नज़र अपने पुराने डॉग आर्गोस पर पड़ती है। अब आर्गोस बहुत बूढ़ा हो चुका होता है, लेकिन इतने सालों बाद भी वो अपने मालिक ओडेसियस को तुरंत पहचान लेता है। वो खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगता है, लेकिन अगले ही पल वहीं अपनी आखिरी सांस ले लेता है। ये देखकर टेलेमाकस समझ जाता है कि यही बेगर असल में उसके फादर ओडेसियस हैं। लेकिन ओडेसियस उससे कहता है, अभी इस बात को सीक्रेट ही रहने दो। इसके बाद टेलेमाकस और ओडेसियस दोनों अंदर जाते हैं। पेगा बने ओडेसियस सीधे एंटेनोस के पास पहुंचता है और उसे साइनन वाला लॉटरी मेडल देकर कहता है, साइनन ने ये तुम्हें देने के लिए कहा था। ये देखते ही एंटेनोस कुछ पल के लिए शांत हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वो ओडेसियस को एक लात मार देता है। उधर टेलेमाकस अपनी माँ पेनेलोपी से कहता है कि ये बेगर ओडेसियस की खबर लेकर आया है। तब पेनेलोपी उस बेगर से पूछती है, क्या मेरे हस्बैंड अभी भी जिंदा हैं? बेगर बना ओडेसियस कहता है, हाँ, वो जिंदा हैं। फिर पेनेलोपी पूछती है, बताओ, वो कैसे कपड़े पहनते हैं? तब ओडेसियस उसके सारे कपड़ों के बारे में सही सही बता देता है। इतना ही नहीं, वो ये भी बताता है कि ओडेसियस हमेशा अपने साथ अथीना का ब्रोच रखता है। ये सुनते ही पेनेलोपी को पूरा यकीन हो जाता है कि ये आदमी सच बोल रहा है और ओडेसियस अभी भी जिंदा है। इसके बाद पेनेलोपी सभी गेस्ट के सामने ऐलान करती है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उसी से शादी करूंगी जो मेरा चैलेंज पूरा करेगा। ये सुनते ही सभी गेस्ट एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। उनके सारे वेपन्स पहले ही रूम से बाहर रखवा दिए जाते हैं और दरवाजे भी बंद कर दिए जाते हैं। चैलेंज ये होता है कि ओडेसियस की लेजेंडरी बो पर स्ट्रिंग चढ़ाकर 12 एक्सिस के बीच से एक एरो निकालकर टारगेट हिट करना होगा। सबसे पहले एक आदमी कोशिश करता है, लेकिन वो बो पर स्ट्रिंग तक नहीं चढ़ा पाता। इसके बाद कई और लोग ट्राई करते हैं, लेकिन कोई भी सफल नहीं होता। फिर एंटेनोस की बारी आती है। वो बो को देखकर ही कह देता है, ये किसी से नहीं होगा, इसे सिर्फ ओडेसियस ही चला सकता है। असल में वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था, इसलिए चैलेंज लेने से ही बच जाता है। तभी बेगर बना ओडेसियस आगे बढ़कर कहता है, क्या मैं भी एक बार कोशिश कर सकता हूँ? ये सुनते ही वहां मौजूद सभी गेस्ट जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल ओडेसियस आराम से बो पर स्ट्रिंग चढ़ा देता है और एक ही एरो में 12 एक्सिस के बीच से निशाना लगा देता है। ये देखकर पेनेलोपी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो समझ चुकी होती है कि यही बेगर असल में उसका पति ओडेसियस है। लेकिन अगले ही पल ओडेसियस दूसरा एरो उठाता है और सीधे पॉलीबस की गर्दन में मार देता है। इसके बाद वो एक एक करके सभी गेस्ट को मारना शुरू कर देता है। बाकी सभी लोग जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन उनके पास कोई वेपन्स नहीं होते। तभी एक आदमी ऊपर वाले रूम से वेपन्स नीचे फेंक देता है और कुछ गेस्ट्स उन्हें उठाकर ओडेसियस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ओडेसियस अकेला ही सबको खत्म करता चला जाता है। दूसरी तरफ एंटेनोस डरकर पीछे छिपा रहता है। फाइट के दौरान कुछ लोग ओडेसियस के सामने घुटनों पर बैठकर अपनी जान की भीख मांगते हैं, लेकिन लड़ाई जारी रहती है। आखिर में सिर्फ एंटेनोस बचता है। तब ओडेसियस उसके पास जाता है और उसे भी हमेशा के लिए खत्म कर देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद घायल ओडेसियस धीरे धीरे पेनेलोपी के पास जाता है। फिर वो अपने हाथों से अथीन का वही ब्रोच वापस पेनेलोपी को लौटा देता है। उस वक्त उसकी हालत इतनी खराब होती है कि लगता है शायद वो अब नहीं बचेगा। लेकिन अगले दिन हम देखते हैं कि ओडेसियस बच चुका होता है। इसके बाद ओडेसियस, पेनेलोपी और टेलेमाकस तीनों साथ में एक मंदिर जाते हैं, जहां ओडेसियस अपनी पूरी जिंदगी में किए गए सभी क्राइम्स और पापों की माफी मांगता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये बेहतरीन कहानी यहीं खत्म होती है।